हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजीव कुमार। आई एम ए फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ठीक है, अच्छा देखो जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम ब्रेक करें, तो ये किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब कोई भी चार्ज रेस्ट पे हो तब हम उसके बारे में एनालिसिस करें, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानें कि उसकी वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, कि रेस्ट चार्ज हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में आता है। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले हमारा आएगा कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो उसमें चार्ज आता है, तो उसमें देखें कि आखिर चार्ज होता क्या है। सबसे पहले तो चार्ज बेटा क्या है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज जो है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा गया है चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएटेड विद मैटर। ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड होती है बेटा? मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, देखो बेटा, अगर कोई मैटर है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर चार्ज है तो क्या क्या फील करेगा वो? उसको किसी दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फील करेगा। ठीक है, अच्छा अपने चारों तरफ बनाता है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। हम बताएंगे आपको अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, और अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में आ जाता है तो उसके चारों तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है? करंट मिलता है। ठीक है, और उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अच्छे से बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा रीजन होता है। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे क्या होता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तब क्या होता है, एस्केलेटेड वेलोसिटी मूव कर रहा है तब क्या होता है ना। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप हल्का हल्का जानते रहे कि आखिर होता क्या इन सबसे, है ना। तो अच्छा देखो जरा, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज क्या है? शुरू में रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर चार्ज कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे है, ठीक, वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चार्ज अपने तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके बेटा, हम बताएंगे आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आगे जाके आपको अच्छे से बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है। ठीक है, अच्छा जरा जान लो, अगर ये मूव कर रहा है चार्ज, अगर मूविंग कंडीशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या होता है? इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बेटा, देखो बेटा, अगर चार्ज मूव कर रहा है आपका, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूव करने से क्या मिलता है? करंट मिलता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, चार्ज के मूव करने से क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। और करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से। ठीक है, तो वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा करेगा, है ना। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग कंडीशन में हो चाहे रेस्ट कंडीशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो करंट देगा, करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो याद रखना बेटा, अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा ही देगा, और दूसरा क्या देगा बेटा? आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं कह दूं चार्ज मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है। चार्ज मूव कर रहा है पर उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा? तो बेटा ये पता क्या क्या प्रोड्यूस करता है? अगर चार्ज मूव कर रहा है विद एस्केलेटेड मोशन, ठीक है ना, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सीधी सी बात। मूविंग कंडीशन में है, करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा ही होगा। उसके साथ एक और चीज प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, एस्केलेटेड कंडीशन में होता है, एक और चीज प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में काफी बार पूछा जा चुका है आपसे, है ना, एग्जाम में इन सब चीजों के बारे में, तो हल्का सा आप जानते रहे इसको, बाकी वैसे हम डिटेल में सभी चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो फिर से देख लो आप लोग क्या क्या है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, अच्छा अगर मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है।
मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, हाँ अच्छी बात है भाई। उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, अच्छा आगे देखते हैं क्या बेटा। अच्छा अच्छा देखो, अब टाइप ऑफ चार्जेस और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अच्छा, चार्ज जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में। तो चार्ज जनरली दो तरीके से होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जनरली चार्ज आता क्यों है किसी बॉडी पे, कैसे कहेंगे ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कैसे कहेंगे ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है ना। चलो इसको डिटेल में देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। चलो देखो, जैसे कोई एटम है बेटा, जैसे कोई एटम, तो उसके जो बाहर की क्लास होती है, बाहर की कक्षा होती है, उसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस। ठीक है, अच्छा कोई बॉडी, क्या जैसे कोई बॉडी पड़ी है, उसको क्या कह सकते हैं कि उसके ऊपर कुछ चार्ज है, बिल्कुल कह सकते हैं। जितने नंबर ऑफ उसमें क्या होते हैं बेटा, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, कोई बॉडी है जैसे कि, है ना, तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है बेटा, है ना, जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1.6 × 10⁻19। ठीक है, एक प्रोटॉन जो हो गया। अच्छा, कोई बॉडी अगर सिंपल है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि जितने उसके ऊपर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको बॉडी को करना है पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज कैसे होगी कोई बॉडी है। देखो बॉडी अगर वैसे पड़ी है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, दोनों आपस में बैलेंस होगा। ठीक है, तो बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या होगा बेटा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अपने आप ही एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई बॉडी है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाला तो अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि देखो लिखा गया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, उसके ऊपर अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर निकाला हमने यहाँ से, अगर इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर अच्छा बात आती है अब नेगेटिवली चार्ज की, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज कब होगा, आप कह दोगे सर अच्छा ऐसा करो, आप प्रोटॉन निकाल दो, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कम कर दो, अपने आप ही बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आपने कहा कि प्रोटॉन निकाल दो सर, अपने आप ही बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है, प्रोटॉन को निकालना बेटा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है कि आपके जो बाहरी क्लास है वहाँ पे है, ठीक है, बट एक हिसाब से और भी देखा जा सकता है, जो कि प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है, या इलेक्ट्रॉन को पुटअप करना उसमें ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और दे दो। ठीक है, जैसे कि पहले दूसरे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो बॉडी कैसी, न्यूट्रलाइज कंडीशन में। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन दे दोगे। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस बढ़ने से बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है बेटा कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है, कि जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस बढ़ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ जाए, एक्सेसनेस बढ़ जाए। और पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई ना आपको। अच्छा, अब बेटा देखो, अगर बात करें कि आखिर यूनिट क्या होती है चार्ज की। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, चार्ज की जनरली एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, और सीजीएस यूनिट होती है बेटा स्टेट कूलम। ठीक है,
इसको यूएसयू भी कहते हैं। यूएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यूएसयू का मतलब क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसको यूएसयू को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन जो बेटा होती है चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। फ्रैंकलिन क्या होती है बेटा, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो फ्रैंकलिन देखो लिखा गया है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फ्रैंकलिन। और जो लार्जेस्ट यूनिट होती है बेटा उसको बोलते हैं फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा चार्ज की, फैराडे। ये सब बेसिक बेसिक चीजें बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है, नीट में, जनरली, जेईई में, कभी भी पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव देके आपको, है ना। तो याद रखना छोटी छोटी चीजें, बेस हम क्लियर करते जाएंगे ताकि आसानी से हमको, अगर बेस मजबूत रहेगा तो आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें। लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट फैराडे और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, फ्रैंकलिन होती है बेटा, ठीक है। इसी फ्रैंकलिन को हम ईएसयू भी कहते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, डायमेंशन की बात करें तो 80 डायमेंशन देखो कैसे निकालते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में फार्मूला, जो क्यू होगा उसको चार्ज को जनरली स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। आई क्या है बेटा, यहाँ पे करंट है, ठीक है। करंट का डायमेंशन एनालिसिस क्या होता था, ए, और टी फॉर टाइम का क्या होता था, कैपिटल टी। इसका डायमेंशन एनालिसिस क्या हो जाएगा बेटा, 80, ठीक है। इसका डायमेंशन एनालिसिस क्या हो जाएगा चार्ज का, 80। अच्छा, क्या चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है क्या, चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं। चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है कि कितने कूलाम का चार्ज है, ठीक है। हमेशा नहीं कहेंगे 10 कूलाम का चार्ज है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी कुछ कहेंगे, ठीक है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी बेटा आपकी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज यहाँ पे कैसी है आपकी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। देखो लिखा भी गया चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, है ना। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा क्या क्या रखा है इन लोगों ने, लाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज रिपल इच अदर वाइल अनलाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। इन्होंने क्या कह रखा है बेटा, ध्यान से देखो। इन्होंने कह रखा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं आपस में रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर किसी भी बॉडी पे प्लस का चार्ज है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे प्लस का चार्ज है, ठीक है, और किसी बॉडी पे नेगेटिव का चार्ज है ना। तो अपोजिट चार्जेस बेटा क्या करेंगे आपस में, जो चार्जेस अपोजिट है, एक तो प्लस का क्यू है, एक मान लो माइनस का क्यू है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे बेटा लड़का और लड़की हो गया, लड़का लड़की करेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो शादी करने की बात हुई तो लड़का लड़की से ही शादी करेगा ना, लड़का लड़की से ही शादी करेगा। मान लो प्लस वाला लड़का है, नेगेटिव वाली लड़की है, तो प्लस वाला किससे शादी करेगी, माइनस वाले से करेगी, लड़का लड़की से करेगी। ऐसा है क्या कि लड़का लड़के से भी शादी करे, कहीं की होता है ना। अच्छा देखो, तो प्लस वाला क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अगर बात करें कि माइनस माइनस चार्जेस हैं, माइनस माइनस चार्जेस हैं और प्लस प्लस चार्जेस हैं, मतलब कि लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे, चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पर बेटा ध्यान दो, एक ऐसी भी कंडीशन आती है, एक ऐसी भी कंडीशन आती है जहां पे सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो कैसे, सपोज दैट, देखो जैसे सपोज दैट एक बॉडी है आपके पास, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। आप एक कोई बॉडी ले आए, ठीक है, सपोज दैट इसमें पॉजिटिव चार्ज है हल्के फुल्के, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपल करेगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंडक्शन की वजह से बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इंडक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्या करेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज नेगेटिव वाले क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कैसा हुआ कि लाइक चार्जेस थे तो क्या करने लगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अपोजिट चार्जेस तो पक्का अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पर सेम चार्जेस क्या है, रिपल कर भी सकते हैं
और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना, आपको पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है बेटा। अच्छा देखो क्या लिखा है अगला पॉइंट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल है, चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। इफ ए चार्ज बॉडी इज केप्ट कंटेक्ट विद अनदर बॉडी देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। देखो बेटा क्या कह रहा है, जैसे कि कोई बॉडी है, इस पे कुछ चार्ज है, आपने इसके कंटेक्ट में कोई बॉडी लेकर रख दी है ना, जो कि सपोज दैट सेम साइज की है, मान लो अगर सेम साइज की है, अनचार्ज बॉडी है, तो पता क्या होता है बेटा, इस पे जितना भी चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज था, तो इसका आधा चार्ज इसमें चला जाता है, इसका आधा चार्ज इसमें चला जाता है, ठीक है। अगर शेप एंड साइज सेम है तो आधा चार्ज इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाता है, इसमें चार्ज रह जाता है आपका Q/2 और इसमें चार्ज क्या हो जाएगा Q/2, ठीक है। अगर शेप एंड साइज डिफरेंट है तो डिपेंड करता है कितना चार्ज गया कितना नहीं गया, ठीक है, वो अलग की कंडीशन की बात है, ठीक है। तो अब बस आप इतना जाने कि चार्ज क्या हो सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, समझ गए बेटा, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा जी अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो द मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अच्छा बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बात सही है भाई, चार्ज क्या होता है, मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार्ज है क्या, चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। देखो नेग्लेक्जिबल है पर कुछ न कुछ तो मास है, नेग्लेक्जिबल है बट कुछ न कुछ मास तो है ना, ठीक है। तो जो चार्ज होता है, चार्ज होता क्या है, जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है मतलब कि चार्ज का भी कुछ ना कुछ मास होगा। बट देखो इन्होंने क्या कर रखा है, चलो वो तो सही बात है ना, मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है, बट मास बिना चार्ज के भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रल बॉडी हो जाए कोई, अच्छा कोई न्यूट्रल बॉडी हो जाए, जैसी कोई न्यूट्रल बॉडी हो गई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, है ना, उस पे चार्ज क्या था, उस पे चार्ज क्या था बेटा, 0 था, पर उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो था ना, उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास था, ठीक है, इस तरीके से आप बेटा समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी जरा बताओ बच्चे अगला पॉइंट देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा ध्यान से देखो बेटा अब क्या क्या रखा है, when a body is given a positive charge its mass decreases and when a body is given a negative charge its mass increases। अच्छा बेटा इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इनका कहने मतलब ये हुआ, इनका कहने मतलब ये हुआ जैसे कि कोई बॉडी है, अगर इस पे आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका मास थोड़ा सा तो बढ़ेगा, हल्का फुल्का तो बढ़ेगा ही। सपोज दैट मास शुरू में क्या था, मान लो कि m1 मास था, है ना, शुरू में क्या बॉडी का मास था m1 था, इलेक्ट्रॉन देने के बाद मान लो कि मास क्या हो गया इसका m2 हो गया, तो m2 क्या है बेटा, थोड़ा सा बड़ा हो गया m1 से, कुछ तो बड़ा होगा ही ना, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है बेटा ना, देखो ऐसा नहीं कह सकते नेग्लिजिबल मास है, हाँ मानता है नेग्लिजिबल है पर कुछ तो मास है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दे दो तो कुछ ना कुछ उसका मास बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। तो याद रखना कि नेगेटिव चार्ज देने से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, मास बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा डिक्रीज कब होगा, जब क्या दे दिया जाए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा पॉजिटिव चार्ज कैसे आती है किसी बॉडी पे, किसी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगी, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस का चार्ज आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा बेटा, प्लस प्लस का चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी प्लस का चार्ज आने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया आपका, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास था ना, तो मास के निकलने की वजह से क्या गया बेटा, इसमें कुछ मास में कमी आ गई होगी, इसमें कुछ मास में कमी आ गई होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से मतलब कि चार्ज के निकलने से क्या होगा बेटा, मास बॉडी का रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है,
बहुत ही हल्का फुल्का रिड्यूस होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, आगे देखो, आगे इन्होंने कहा है हाँ, चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है, चार्ज को ऐड किया जा सकता है। इफ ए सिस्टम कंटेन n नंबर ऑफ चार्जेस लाइक एज q1 q2 माइनस q3 डैश 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 कहाँ तक, qn तक, देन द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय द एडिंग अलजेब्रिकली। ठीक है, विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। ठीक है, सपोज दैट जैसे कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, इस पे मान लो चार्ज Q1 है, Q2 है, माइनस का Q3 है, सपोज दैट कहाँ तक है, मान लो Qn तक चार्ज है। तो जो बेटा इसके ऊपर जो Q नेट चार्ज जो आएगा है ना, इन सभी को ऐड करके आएगा। जो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा क्या आएगा बेटा, इन सभी को ऐड करके आएगा। जैसे कि Q1 प्लस Q2, अगर माइनस है तो माइनस लिखना, ठीक है, विद रिस्पेक्टिव साइंस। अगर माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है बेटा, माइनस है तो माइनस में ही लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि चार्ज इज रिलेटिस्टिक इन्वर्टेड, ठीक है, इनवेरिएंट। ठीक है, वेयर एज मास इज वेरिएंट। इसका क्या मतलब हुआ? जो चार्ज है बेटा इनवेरिएंट है ना, बट मास क्या है, वेरिएंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि अगर चार्ज का, सपोज दैट किसी बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है, आप देख रहे हो खड़े होके, आप यहाँ पे खड़े हो भैया, आप देख रहे हो कि इस पे चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है। फिर सपोज दैट आप खड़े हुए हो, इसके ऊपर मैंने समझ लो इसको किसी व्हीकल में डाल दिया, ठीक है, मूविंग कंडीशन में हो गया, किसी व्हीकल में डाल दिया, मूविंग कंडीशन में हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज थोड़ी ना कम हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर चार्ज थोड़ी ना कम हो जाएगा कि चार्ज 2 कूलम से 1 कूलम हो गया या 2 कूलम से 3 कूलम हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जो चार्ज होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तब भी चार्ज उतना रहेगा, अगर मूविंग कंडीशन में है तब भी चार्ज उतना ही रहेगा, सीधी सी बात। अच्छा बेटा, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये देखो बस, बट मास क्या होता है, मास क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। मतलब कि अगर आप कोई, जैसे कोई बॉडी है मूविंग कंडीशन में, तो क्या होगा, उसका मास डिक्रीज करेगा। देखते हैं कैसे डिक्रीज करता है, ठीक है, देखते हैं कैसे डिक्रीज करता है। अच्छा, जो इक्वेशन होती है m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। यहाँ पे c जो बेटा है स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c क्या है बेटा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और v आपकी वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा क्या है, अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखते हैं कैसे डिक्रीज होता है। सपोज दैट आप इसको पकड़ो सबसे पहले, अगर आपने कहा कि आपकी वेलोसिटी बढ़ी, आपकी वेलोसिटी बढ़ी, मतलब कि u बाई सी का रेशियो बढ़ा। देखो c तो कांस्टेंट है आपका, फिक्स है, ठीक है, u बढ़ा मतलब कि u बाई सी का रेशियो बढ़ा, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर कर दूं, इनका मैं स्क्वायर कर दूं, u बाई सी का स्क्वायर कर दूं बेटा, तो क्या वैल्यू और बढ़ जाएगी, है ना, वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब इसी चीज को मैं माइनस कर दूं, 1 माइनस u बाई सी का स्क्वायर। अब वैल्यू देखो स्क्वायर करने से और ज्यादा हो गई ना, वेलोसिटी बढ़ाने से ओवरऑल रेशियो बढ़ गया, है ना, ओवरऑल रेशियो बढ़ा तो स्क्वायर करने से और बड़ा हो गया, मतलब कि 1 में से और भी ज्यादा चीज माइनस होगी, ठीक है, 1 में से और ज्यादा चीज माइनस होगी, मतलब कि ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बेटा आपकी, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब ओवरऑल वैल्यू नीचे डिक्रीज करेगी तो अब सीधी सी बात है, ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मास क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एम नॉट क्या है, एम नॉट क्या था आपका, शुरू में मास था, ठीक है, और आपके चलने पे मूविंग कंडीशन में क्या हो जा रहा है, मास थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं बेटा क्या होता है।
अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जनरली देखा जाए, अच्छा आप सोचोगे कि सर हम दौड़ते तो हमारा मास क्यों नहीं बढ़ता, अगर आप कहोगे कि सर हम दौड़ते हमारा मास क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो जरा ध्यान से देखो। अगर आप कहोगे आप दौड़ रहे हैं, आपकी कुछ वेलोसिटी मान लो, आप कितने से दौड़ सकते हो भाई, हैं कितने से दौड़ सकते हो, 10 किलोमीटर पर घंटा, कितने भी दौड़ो, ठीक है। पर उसके कंपैरिजन में देखो जरा, स्पीड ऑफ लाइट तो देखो, 3 × 10⁸ अगर इसको स्क्वायर कर दो तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब सी स्क्वायर की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ये ओवरऑल पार्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल पार्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, m = m0/√1 बचेगा। तो m = क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा। तो आपके मास में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट से तेज थोड़ी दौड़ पाएंगे, जितनी लाइट की वेलोसिटी उससे तेज थोड़ी दौड़ पाएंगे आप, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब इसका क्या मतलब हुआ है, चार्ज को गिना जा सकता है, किसी बॉडी पे चार्ज को गिना जा सकता है, ठीक है। चार्ज देखो अब कह भी रखा है इन्होंने कुछ थोड़े बहुत बातें, चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो चार्ज होता क्या है, बेस चार्ज होता क्या है, वैसे मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन डाल दो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा चार्ज को जनरली इस तरीके से डिफाइन करते हैं, Q = +- n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, n क्या है बेटा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बेटा आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या होती है वैल्यू, 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों लगा रखा है इन्होंने, इन्होंने प्लस माइनस क्यों लगा रखा है प्लस माइनस क्यों लगा रखा है। ध्यान से देखो बेटा, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल देंगे, ठीक है, बॉडी के ऊपर कैसी आ जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज आएगी। इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस में लेंगे, ठीक है, n की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। अब जब बेटा एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा दे किसी बॉडी पे, जब किसी बॉडी पे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे तो n की वैल्यू कैसी लेंगे बेटा, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। अच्छा अब बात एक ये आती है कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है, चार्ज फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं पाया जाता। अच्छा रीजन क्या है बेटा, ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं पाया जाता। अच्छा चार्ज जनरली होता क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बेटा किसी बॉडी पे अगर आप इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन को पुट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो, तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को आधा आधा करके डाल दो, क्या आप काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते ना, कि इलेक्ट्रॉन को आधा आधा काट के भाई आधा इलेक्ट्रॉन डालो आधा बाद में डालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, काट के अलग अलग नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, ठीक है, 1 E के इक्वल होगा। अब इससे बाद क्या होगा, 2E 3E, है ना, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे फार्मूला आया Ne, ठीक है। n क्या होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और E क्या होगा, नंबर ऑफ सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा जो n की वैल्यू होती है बेटा, जो n की वैल्यू होती है ये इंटीजर टाइप वैल्यू होती है, ठीक है, इंटीजरल वैल्यू होती है, ठीक, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती। n की वैल्यू कैसी इंटीजर होती है, जैसे कि n की वैल्यू हम ले लेंगे, देखो देखो यहाँ पे दिया भी गया है, n की इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाएगी, ठीक है, जो भी आपको वैल्यू लेना पड़े, ठीक। तो अच्छा कई बार सवाल पूछता है कि किसी बॉडी पे क्या हम इतना चार्ज दे सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे कैसे चेक करोगे आप, जैसे कि अगर n की वैल्यू आप निकाल देंगे, अगर n की वैल्यू कैसी आ गई, इंटीजर वैल्यू आ गई, तो मतलब इसका मतलब कि हाँ आप इतना चार्ज देना पॉसिबल है, ठीक है, इतना चार्ज आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा देखते बेटा क्या होता है, देखो हाँ देखो
पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू मेक इट इलेक्ट्रीफाइड बाय 6.4 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। कह रहा है कि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या दे रखा है यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 6.4 कूलम, ठीक है। और पूछ रखा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें। तो Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, N इंटू E, ठीक है। अब Q की वैल्यू क्या दे रखी है 6.4, N आपको निकालना है, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर बेटा -19 कूलम। इसकी भी यूनिट कूलम, इसकी भी यूनिट कूलम यहाँ पे, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 6.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके ओके बेटा। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो क्या बटेगा, 16 4 जा 64, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर 19। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए, ठीक है। किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए, चार्ज करने के लिए 6.4 कूलम तक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, उससे 4 इंटू 10 टू पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब जाके बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो पाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा आगे देखो क्या क्या रखा है, आगे इन्होंने क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज और नॉट पॉसिबल। कौन सा चार्ज है जो पॉसिबल है या नहीं, कैसे पता करेंगे। आपको मैंने बताया था, अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाए, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो इसका मतलब चार्ज पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है मतलब चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखते हैं पहला क्या दे रखा है, चार्ज Q की वैल्यू दे रखी है 48 दे रखा है, ठीक है, 48 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके बेटा, देखते हैं इसमें n की वैल्यू क्या आती है। Q इक्वल टू था n इंटू E, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -, ठीक है। अच्छा देखो 10 टू पावर -19 से 10 टू पावर -19 तो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा n की वैल्यू, n इक्वल टू बचा 48 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। अब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब 16 3 क्या होता है 48 होता है, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 30। तो n की वैल्यू कैसी आ रही बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू आ रही इंटीजर फॉर्म में आ रही, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रही। मतलब इसका ये हुआ कि ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद देखो बेटा अगले क्या कह रहा है, इसके बाद इन्होंने कहा है, जो अगला वाला देखो क्या है, Q की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 इक्वल टू n इंटू ई, मतलब कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा बेटा 3.2 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा पॉइंट से पॉइंट हट गया भाई, 16 2 जा 32 आया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, माइनस का 20 ऊपर जाके 19 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 19 माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, -20 प्लस 19 क्या आ जाएगा बेटा -1 आएगा। मतलब कितना है वैल्यू 0.2। तो 0.2 कैसा है, इंटीजर है कि फ्रैक्शन, इंटीजर फॉर्म में, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो n क्या है, इंटीजर नहीं है, मतलब कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आई बेटा, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अच्छा कुछ इसी तरीके से हम आगे भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अपलोड करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहे, हम लेक्चर को प्रॉपरली अपलोड किया करेंगे, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। धीरे धीरे आप नीट और जेई के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो अगर लेक्चर को आप प्रॉपरली देखोगे, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।